हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सहायता एजुकेशन में और मैं हूँ अधिवक्ता शिविका जैन। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही चैलेंजिंग सेक्शन के बारे में जिसमें काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को, और वो है वॉइड और वॉइडेबल मैरिज आखिरकार होती क्या है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है, मुझे काफी सारे मैसेजेस आए इससे रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा इसी से रिगार्डिंग वीडियो बनाई जाए। तो ये कवर होता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ, तो दोस्तों जैसे कि मेरी वीडियो के इंट्रो से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं सेक्शन 11 और 12 के बारे में बात करूंगी, बल्कि इससे ज्यादा अहम जो है एक जजमेंट भी है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि अगर वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं क्या वो लेजिटिमेट है या नहीं है, और क्या उन्हें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे हक है या नहीं है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस वीडियो को और अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत अहम जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्लियर गाइडलाइन दी है इस चीज के बारे में कि जो मैरिजेस वॉइड और वॉइडेबल होती है उनके चाइल्ड के बारे में कि क्या वो लेजिटिमेट है या और क्या उनको हक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे या नहीं। तो दोस्तों अब मैं शुरू करती हूँ। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉइड मैरिज क्या होती है। तो वॉइड मैरिज हमारी आ गई सेक्शन 11 में। तो वॉइड मैरिज में जो इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट करते हैं और जो समझने के लिए हमें बहुत आसान है वो है एक तो बाइगेमी। बाइगेमी से आप बहुत क्लियर, आपको स्टेटस क्लियर हो गया होगा कि जिसका कानून की नजरों में कोई स्टेटस नहीं हुआ। तो वॉइड मैरिज एक्चुअली वही होती है जो कि नल एंड वॉइड होती है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसके लिए लीगल मैक्सिमम यूज होता है, वर्ड है एब इनिशियो, जिसका मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी कि शुरुआत से ही ये जो शादी होती है वो गलत होती है कानून की नजरों में। तो बाइगेमी तो बहुत ही इजी है, इससे सभी को बहुत क्लियर हो जाता है कि भाई ये तो शादी वॉइड ही है, और हमें ये चीज पता है, हमें समझना होता है, मीन होता है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशन और सपिंडर रिलेशन। तो एक्चुअली ये होता क्या है? प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा इससे। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में कोई बहू आई और आपके ससुर जी ने डिमांड करी कि मुझे इससे शादी करनी है। तो ऐसी जो शादियां होगी उसको आप क्लेम कर सकते हैं, वॉइड घोषित करा सकते हैं। अब सेकंड आ गया सपिंडर रिलेशन। सपिंडर रिलेशन ये हो गया, अगर हम फादर की जनरेशन की बात करें तो इसमें 5th जनरेशन तक आप शादी नहीं कर सकते, और अगर हम मदर के रिलेशन की बात करेंगे, मदर की जनरेशन की बात करेंगे सॉरी, तो इसमें 3rd जनरेशन तक हम शादी नहीं कर सकते, और ये जाएगा लीनियल असेंडेंट, यानी कि फादर, फादर के फादर, फादर के फादर, फादर, ऐसे करके 5th जनरेशन तक आएगा। यानी कि जो फादर में अगर हम बात करेंगे तो 5th जनरेशन तक शादी नहीं हो सकती है, और अगर हम मदर की बात करेंगे तो मदर जनरेशन में हम 3rd जनरेशन तक शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वॉइड मैरिज आखिरकार होती क्या है। तो वॉइड मैरिज क्या हो गया? इसमें हम मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते, इसमें कोई लीगल स्टेटस नहीं होता कानून की नजरों में, इसमें हम डिग्री की जरूरत नहीं होती है। अगर हम वॉइड मैरिज घोषित करवाते हैं तो कोई डिग्री इसमें जरूरत नहीं होती है। अब हम आते हैं सेक्शन 12 में, जो कि बात करता है वॉइडेबल मैरिज की। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट करते हैं? इसमें अट्रैक्ट कर जाएगा इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी क्या हुआ? व्हेन अ पर्सन इज अनएबल टू डू सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है। तो होता क्या है, एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो इंपॉर्टेंट है और शादी जो है कंज्यूमेटेड नहीं हो सकती है, तो ऐसी शादियों को हम वॉइडेबल घोषित करा सकते हैं, हम प्ली ला सकते हैं। पर अगर आपकी शादी जो है वो कंज्यूमेटेड हो जाती है तो वो वॉइडेबल नहीं घोषित होगी। मतलब आप ये मान लीजिए कि शादी के समय पे चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है वो पोटेंट थी, और शादी के बाद इंपॉर्टेंट होगी, मतलब आपकी जो मैरिज है वो कंज्यूमेटेड हो जाती है आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज। क्या कहते हैं, उसमें चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इस चीज को लेके कोई डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो उस चीज में आप इस चीज का वॉइडेबल मैरिज का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रावेंशन के बारे में। कॉन्ट्रावेंशन में क्या क्या कवर हो जाएगा? कॉन्ट्रावेंशन में आ गया कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, मेंटल डिसऑर्डर है, तो ऐसी जो शादियां हैं उसे भी आप वॉइडेबल घोषित करा सकते हैं। और अगर आपने कोई शादी फोर्सफुली करी है, फ्रॉड से करी है, धोखेबाजी से, तो ऐसी शादियां भी वॉइडेबल घोषित हो जाएगी।
और इसके बाद जो सबसे अहम पॉइंट है प्रेगनेंसी, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है। इसमें क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज जो वाइफ होती है उसने कंसीव किया होता है पर किसी सेकंड हस्बैंड से, तो ऐसी जो शादियां हैं उसे भी वॉइडेबल हम घोषित करा सकते हैं। पर जो वॉइडेबल मैरिज होती है वो वॉइड मैरिज की तरह नहीं होती है, यानी कि उसका एक लीगल स्टेटस होता है, यानी कि वो जो मैरिज होती है वो वैलिड कहलाती है। तब तक ये ऑप्शन होता है एक तरीके से पार्टी के ऊपर कि वो वॉइडेबल घोषित कराए या नहीं कराए। अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो है वॉइडेबल मैरिज में जो है आप मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं, इसमें आप को डिग्री भी रिक्वायर होती है। ये एक तरीके से वैलिड मैरिज की तरह ही चलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेक्शन 11 और 12 जो है अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और अब डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा। मैंने इसमें डिफरेंस भी बता दिया है कि जैसे कि वॉइड मैरिज जो है वो शुरुआत से ही नल एंड वॉइड होती है कानून की नजरों में, उसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, उसमें डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और वॉइडेबल मैरिज इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है, जैसे कि वैलिड मैरिज की तरह चलती है, इसमें डिग्री भी रिक्वायर होती है, इसमें आप मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं। वॉइड मैरिज में हम मेंटेनेंस क्लेम जो है नहीं कर सकते। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, जो कि बहुत अहम है। और इसमें एक इशू डिसाइड हुआ था कि क्या जो वॉइड और जो वॉइडेबल मैरिज है उससे जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं क्या वो लेजिटिमेट है और क्या वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे हक मांग सकते हैं या नहीं। ये जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का है और ये जजमेंट है 19 जनवरी 2024 का है। इस केस का नाम है राजा गाउंडर एंड अदर्स वर्सेस एम सेनगोडान एंड अदर्स। ये जजमेंट में एक अहम इशू डिसाइड हुआ है, मैं बता देती हूँ क्या है वो इशू। इस जजमेंट में कोर्ट ने ये इशू डिसाइड किया वेदर चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वॉइड मैरिजेस वुड बी एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन एंसेस्टर एज हिज सक्सेसर। यानी कि एज अ सक्सेसर, यानी कि हम एज अ लीगल हेयर जो एक राइट क्लेम करते हैं कि भाई इनके मर जाने के बाद अब हम बचे हैं, अब हमारा अधिकार है, हम उत्तराधिकारी हैं। क्या वॉइड मैरिजेस से या वॉइडेबल मैरिज से जो वो चाइल्ड जो बॉर्न हुए हैं उनका हक है या नहीं है। तो कोर्ट ने इसमें बहुत क्लियर कर दिया, कोर्ट ने इसमें दोनों के बारे में बता दिया कि चाहे मैरिज आपकी वॉइड हो या वॉइडेबल हो, जो चिल्ड्रन बॉर्न होंगे वो लेजिटिमेट होंगे और एज अ सक्सेसर उनको राइट है कि अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है बहुत ही अहम है और इसे पूरा डिटेल में पढ़िएगा, काफी बड़ा जजमेंट है, पूरा डिटेल में पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इसमें जो मेन पॉइंट था उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया है और आपको वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बारे में भी मैंने बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, इस जजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि जो हस्बैंड था वो अपने सभी बच्चों को, यानी कि जो वॉइड मैरिज थी और जो वैलिड मैरिज थी, अपने सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करता था। तो दोस्तों ये जजमेंट जरूर पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है एज अ जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू और जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत अहम है ही। तो दोस्तों अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ बहुत सारे थम्स अप शो कीजिएगा, कमी बिल्कुल मत कीजिएगा। इतने सारे लोग देखते हैं और लाइक्स बहुत कम आते हैं, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और वीडियो में कुछ भी कमी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।